गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी स्टार्ट करते हैं बस, और बच्चे जरा ज्वाइन कर लें। आज लेबर कॉस्टिंग कराने, ठीक है। छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मोस्टली हम थ्योरी ही डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा। एक बार कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है या नहीं। हाँ सर, आज क्लियर है। ओके, ठीक है, वेट करेंगे, अभी कराते हैं। चलिए बेटा, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। तो आज का हमारा चैप्टर है लेबर कॉस्ट। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक लास्ट बैच में मैंने ये चैप्टर करवाया था, तो उसी के नोट्स बने हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसी में से थ्योरी को कवर करेंगे। आप क्या करना कि अभी नोट डाउन मत करना है, इसे समझते रहना और स्क्रीनशॉट इसका जो है कि वो आपको लेना है साथ साथ, और स्क्रीनशॉट फिर लेते हुए बाद में इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में बेसिकली मेनली इसकी हम थ्योरी ही करेंगे, प्रैक्टिकल शायद हो सकता है आज स्टार्ट ना। तो चैप्टर का नाम है बेटा लेबर कॉस्ट, राइट। तो सबसे पहले ये लेबर कॉस्ट क्या चीज़ होती है इसके बारे में देखते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ का बेटा प्रोडक्शन करते हैं, माइक ऑन है, हाँ ऑन है। जब भी हम किसी चीज़ का बेटा प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है। पहले आपको चाहिए होता है बेटा मटेरियल, है ना। मटेरियल चाहिए होता है और मटेरियल को आप यूटिलाइज करके उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। अब जो भी ये मटेरियल है ये अपने आप फिनिश गुड में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, और वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसी को हम लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और खासकर उस केस में जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स होती है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कह सकते हैं कि मतलब हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो। इसमें बेसिकली जो लेबर है उसका जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और सर्विस ओरिएंटेड जॉब में इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब जो हमारा लेबर होता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो पहले आप में से कोई मुझे याद दिलाओ कि मटेरियल में भी हमने ये पढ़ा था, 2 तरीके का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो पहले विशाल आप बताओ मुझे डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बेटा। तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड करता है। जैसे एक वुडन चेयर के लिए वुड हो गया एक। हाँ, वही। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से लिंक कर सकते हैं, जिसको किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। और वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्सक्लूसिवली इनकर किया जाता है। इसका उल्टा जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए साइमल्टेनियसली रिलेट करता है, और उसको हम किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मान लो फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं, उन मशीनों की सफाई भी की जाती है, उनकी डस्टिंग की जाती है। तो डस्टिंग करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और उस कपड़े से सभी मशीनों को साफ किया जाता है। तो कपड़ा भी मटेरियल है, राइट। कोई भी अगर टेंजिबल पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, मटेरियल। तो कपड़ा भी मटेरियल है, लेकिन वो सर कपड़ा किसके लिए यूज किया जा रहा है, किसी एक मशीन के लिए यूज नहीं हो रहा, वो नंबर ऑफ मशीन के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। ऐसे फैक्ट्री को सफाई करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री की सफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि मतलब फिनाइल वगैरह यूज करते हैं। तो फिनाइल भी बेसिकली क्या है कि मतलब मटेरियल है, राइट। फिनाइल भी बेटा आपका मटेरियल है, तो उसको भी लेकिन क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा। फैक्ट्री की सफाई करने के लिए हम झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, राइट। जो ब्रूम होगा, झाड़ू होगा, उसका भी यूज करेंगे, पर वो भी किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं हो रहा,
तो उसको भी क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हर वो चीज़ जो कि टेंजिबल है, जिसकी शॉर्ट लाइफ है, उसको हम मटेरियल क्या नाम है बोलते हैं। तो जैसे मटेरियल दो तरीके का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, सेम वैसे ही लेबर दो तरीके का हो जाता है, एक है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ध्यान रखना है कि जो मटेरियल वाला चैप्टर है उसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ा है, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसे इस चैप्टर में हम डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट लेबर के बारे में हमने नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको कॉमनली हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। और जो ओवरहेड का आपका चैप्टर होगा उसमें इनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम केवल डायरेक्ट वाले पार्ट के का जो पार्ट है, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनिशियली उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर एक ऐसा लेबर है जिसको किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। एक ऐसा मटेरियल जिससे किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, आसानी से क्या मतलब है? इकोनॉमिक फेसिबल मैनर। इकोनॉमिक फेसिबल मैनर का मतलब होता है विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम, विदाउट मेकिंग सम रिजिड कैलकुलेशन, कोई बिना कैलकुलेशन के बिना और बिना टाइम इन्वॉल्व किए आपको मालूम चल जाता है कि ये लेबर तो इसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, तो इसकी पूरी की पूरी वेजेस इसी ऑब्जेक्ट में इंक्लूड कर दो। फॉर एग्जांपल एक जॉब नंबर 105 है, जॉब नंबर 105 है। जॉब नंबर 105 को पूरा करने के लिए 3 लोगों ने काम किया। ठीक है, रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल, इन तीनों ने मिलकर जॉब नंबर 105 को कंप्लीट किया है। और हमें ये मालूम चला उनके जॉब कार्ड से कि जॉब नंबर 105 में इन्होंने पूरे हफ्ते में कुल मिला के से 42 आवर्स स्पेंड किए। तो इन तीनों लोगों का जो 42 आवर्स का वेजेस होगा वो जॉब नंबर 105 में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लेबर एक्सक्लूसिवली एक जॉब में अपना टाइम स्पेंड करता है उसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट लेबर बोला जाएगा। इन बिटवीन हो सकता है फैक्ट्री में जॉब नंबर 105 भी चल रही है, जॉब नंबर 106 में चल रही है, 107, जॉब नंबर 101, जॉब नंबर 102। देयर आर सेवरल जॉब्स गोइंग ऑन एट वन टाइम, बहुत सारी जॉब एक साथ चल रही है। अब उन जॉब को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, तो पहले जॉब नंबर 105 में जाता है, देखता है कि वहाँ पे सोहनलाल, रामलाल, श्यामलाल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जॉब नंबर 100 मान लीजिए 2 में जाता है, वहाँ सोनू, मोनू, चीनू लगे हुए हैं, वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो जॉब नंबर 110 में जाता है। तो सुपरवाइजर भी लेबर है, बट ही इज नॉट डिवोटिंग हिज टाइम स्पेसिफिकली फॉर वन पर्टिकुलर जॉब ओनली। वो किसी एक जॉब के लिए काम नहीं कर रहा, वो सभी जॉब में जाके अपना टाइम स्पेंड करता है। तो वो जो सुपरवाइजर है वो भी लेबर है, बट क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली एक जॉब के लिए काम नहीं कर रहा, ही इज हैंडलिंग सेवरल जॉब्स एट वन टाइम। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ क्या नाम है हैंडल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर बोला जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर को हम एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से लिंक कर सकते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट लेबर होता है उसको हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से लिंक नहीं कर सकते। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट लेबर होता है ये कॉमन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो कॉमन होता है। एक मिनट, हाँ, तो बच्चा शायद ज्वाइन कर रहा है। राइट, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर ऐसा लेबर है जिसे किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से लिंक किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट लेबर ऐसा लेबर है जिसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम आइडेंटिफाई या कह सकते हैं लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में लिखना मत बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थ्योरी है, एक ओल्ड बैच में मैंने करवा रखा है तो यहीं से यूज कर लेते हैं। और डायरेक्ट लेबर के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कारपेंटर इन मेकिंग द वुडन फर्नीचर। कोई वुडन फर्नीचर बन रहा है, उसमें कारपेंटर इन्वॉल्व है, वही वुडन फर्नीचर पूरा पूरा बना रहे हैं, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। ऐसे वीवर इन ए वीविंग यूनिट, ठीक है बेटा, एक वीवर है। वीवर वगैरह कौन होते हैं? जैसे जो कह सकते हैं कि मान लो कोई काम कर रहे हैं बेसिकली ऑन क्लॉथ, ऊन वगैरह बनते हैं, है ना। जैसे घर में मम्मी क्या करती है कि मतलब स्वेटर बना देती है, या छोटे बच्चों के लिए माँ कह सकते हैं कि उनके लिए मोजे, उनके लिए हाथ में पहनने वाले ग्लव्स, राइट। तो जो वो कोई पर्टिकुलर आइटम है किसी एक ही लेबर ने बनाया है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? वीवर बोला जाएगा।
ऐसी फैक्ट्री गेट में वॉचमैन बैठा हुआ है सर, फैक्ट्री के गेट में वॉचमैन बैठा हुआ है जो सेफ्टी का काम कर रहा है, ठीक है। उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, और सब लोगों की कॉमन एंट्री होती है एक गेट से। उस गेट पर कुछ वॉचमैन बैठे हैं, 2-3 लोग, जो सबका एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड करते हैं, या सबका जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो आई कार्ड होता है उसके बेस पे एंट्री करते हैं। तो वो वॉचमैन किसके लिए काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग स्पेसिफिकली फॉर डिपार्टमेंट 1 ओनली? नो, दे आर वर्किंग फॉर D1, D2, D3, पूरी फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको हम किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लिंक नहीं कर सकते। वो एक समय में एक से ज़्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर बोला जाएगा। ऐसे सुपरवाइजर का मैंने आपको बताया एग्जांपल कि सुपरवाइजर डिफरेंट जॉब में टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? ये इंश्योर करना कि सभी वर्कर अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तो वो एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव करता है, चेकिंग करता है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करता है, राइट, कोई इशू है तो उसको सॉल्व करता है। तो ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 2 कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स एट ए वन टाइम, तो उसकी सैलरी को भी हम इनडायरेक्ट लेबर के नाम से जानेंगे। अब तो डायरेक्ट लेबर होता है बेटा, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर किस में काउंट होगा? प्राइम कॉस्ट में। 2200, क्योंकि प्राइम कॉस्ट आपको पता है क्या होती है? बताइए प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? किसी को प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला पता है? बताओ बेटा, हाँ या ना, या मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। और हेलो। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सर मटेरियल, 3 चीजें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल हाँ। प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सारे के सारी डायरेक्ट चीजों को जोड़ दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट होता है, ओके। और प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। और अगर मैं क्या करूं सर? अगर मैं करूं इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इसको करूं तो इसको जोड़ने के बाद हमारा बन जाएगा, इसको जोड़ने के बाद बन जाएगा ओवरहेड, या इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे आप? बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? direct cost can be identified easily, can be traceable easily, हाँ, और but indirect cost cannot be traceable. नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों सेम होती है या दोनों में डिफरेंस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट होती है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस एक एलिमेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट का। बिल्कुल सही बेटा, देखो ये बहुत ही बेसिक सा आंसर है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इट हैपेंड इन ईयर 2016-17 इंस्टीट्यूट में जब कैंपस प्लेसमेंट में बेसिकली कुछ मतलब कंपनियां आई, तो आप मान सकते हो कि मतलब CMA फाइनल के अराउंड 30% बच्चों ने, 30 या 40% बच्चों ने ये डिफरेंस जो है वो ठीक से नहीं बताया। उनसे पूछा गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट कॉस्ट क्या नाम है, क्या चीज़ होती है, तो डिफरेंट तरीके की मतलब डेफिनेशन क्या नाम है देने लग गई कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाता है, और डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं इनकर, राइट। तो ये जरा सी बातें होती हैं, लेकिन आपको उसमें भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि बताया आपने कि डायरेक्ट कॉस्ट तो सर प्राइम कॉस्ट होती है, विच कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट का एक क्या है, एक एलिमेंट है। ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको जोड़ देंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी बोलते हैं। और अगेन आपसे पूछिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो तो तीनों का टोटल है, विच इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द 3 एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये ओवरहेड का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। जरा सी बात है पर पता मतलब फेवर होना चाहिए। ओके, तो बात कर रहे थे लेबर की, तो लेबर हमने बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है और सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स में इसका ज़्यादा रोल रहता है। आज की क्लास में लिखना कुछ नहीं है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है।
ओके, और वहाँ से काम हमारा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कि सम बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो लेबर कॉस्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे मटेरियल में हम डिस्कस कर रहे थे कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है और मटेरियल इशू नोट होता है, फिर बिन कार्ड होता है, स्टोर लेजर कार्ड होता है, राइट, और मटेरियल रिसिप्ट नोट होता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसके थ्रू मटेरियल कॉस्ट को ट्रेस किया जाता है या मटेरियल कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। तो सेम ऐसे ही लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या लेबर कॉस्ट को ट्रेस करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। इसमें बेसिकली दो आपके मेन आते हैं इनिशियली। एक आता है टाइम कीपिंग और दूसरा होता है आपका टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वर्कर के आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, वर्कर कितने बजे फैक्ट्री में आया, कितने बजे गया, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे बिजनेस जहाँ पर आज भी मैनुअली काम हो रहा है, जहाँ भी आज भी कह सकते हैं कि मतलब पुराना जो तरीका है उससे काम हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री के गेट पे एक रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। वर्कर आता है उसमें साइन वगैरह कर लेता है, और जब वर्कर जाता है उसमें साइन वगैरह कर जाता है। या वर्कर साइन नहीं करेगा तो एक बंदा क्या नाम रख देते हैं जिसका काम ये होता है कि वर्कर जो आ रहा है सबका टाइम नोट कर लेना है कॉपी में, कितने बजे गया या और कितने बजे आया। अदरवाइज आज के टाइम में थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आजकल क्या होता है फैक्ट्री गेट पे कुछ कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि मशीन वगैरह रख देते हैं जिसमें वर्कर अपना अपना थम अपना जो थंब है वो लगाता है, थंब लगाता है या अपना कार्ड लगाता है, राइट। तो वो जो कह सकते हैं कि मतलब डिवाइस होती है, वो डिवाइस में फिर टाइम रिकॉर्ड हो जाता है कि वर्कर कितने बजे आया और कितने बजे गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मशीन वगैरह भी यूज की जाती है। टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट का मेन पर्पज ये होता है कि वर्कर कितने घंटे के लिए कह सकते हैं कि मतलब जॉब में कितने घंटे के लिए जॉब में वर्कर अवेलेबल था, कितने घंटे तक वो ऑफिस में था, कितने घंटे तक वो जैसे कि फैक्ट्री में था, इसके लिए टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ये दिखाता है कि वो सुबह 9 बजे एंट्री करता है और शाम को 6 बजे चला जाता है, तो 9 से 6 में आपके 9 घंटे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने 9 घंटे काम भी किया होगा, ठीक है। अगर वो 9 से 6 टाइम दिखा रहा है, 9 बजे आया 6 बजे गया, तो 9 घंटे उसने काम किया होगा, ऐसा नहीं होगा। वो 9 घंटे के लिए फैक्ट्री में अवेलेबल था। हो सकता है कि फैक्ट्री में 45 मिनट्स का लंच ब्रेक भी होता हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस 9 घंटे की जो ड्यूरेशन होगी उसमें से क्या करना पड़ेगा, 45 मिनट्स आपको लेस करने पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि वो 9 बजे फैक्ट्री में एंटर करता है और 9 बजे एंटर करते ही काम चालू करता होगा, है ना। ऐसा नहीं होता ना कई बार कि सपोज मान लो टीचर क्लास में आया और आते ही मतलब पढ़ाना वो कर दिया, कि मतलब उसने क्लास में आया और आते ही उसने पढ़ाई वगैरह करा दी, उसने चालू कर दी। थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 मिनट लेगा, देखेगा क्या करवाना है कैसे नहीं होना है। ऐसे वर्कर भी जब 9 बजे फैक्ट्री में पहुंचती हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि 9 बजे पहुंचे और पहुंचते काम पे लगते, नहीं। पहले क्या करेंगे, टूल्स वगैरह जो है बेसिकली वो मतलब कि निकालेंगे, आज कौन कौन सी जॉब आई हैं जिसको करना है, तो जो सुपरवाइजर है वो उनको बताएगा, और किस जॉब पर किसको जाना है उसको पहले भेजा जाएगा। तो ऐसा टाइम वगैरह भी वेस्ट आपका हो जाता है। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ये दिखाता है बस कि वर्कर कितने घंटे के लिए अवेलेबल था। टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट क्या है? अब वर्कर ने काम स्टार्ट किया, तो वर्कर कौन सी जॉब कर रहा है, जॉब नंबर 105, तो उसके जॉब कार्ड में एंट्री मतलब कर दी जाती है कि वर्कर श्यामलाल जो है वो जॉब नंबर 105 में 9:15 की एंटर होता है। 9:15 में उसने जॉब नंबर 105 में क्या नाम है कि मतलब एंट्री कर ली। फिर मान लो कि 11:30 बजे वो जॉब नंबर 105 से बाहर निकलता है, कहता है आई हैव डन माई जॉब, मेरा काम इसमें हो गया है, अब आगे काम कोई और क्या नाम है लेबर करेगा। तो उसी जॉब कार्ड में एंट्री कर देंगे कि 11:30 बजे उसने क्या करा, जॉब नंबर 105 से वो बाहर आ गया। तो टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा टाइम बुकिंग डॉक्यूमेंट एक ऐसा क्या नाम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वर्कर का टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि उसने कौन सी जॉब में कितना टाइम स्पेंड किया। अगर जॉब नंबर 105 में 9:15 से 11:30 कितना टाइम हो गया, उसने 2 घंटे 15 मिनट, तो टाइम बुकिंग में लिख देंगे कि जॉब नंबर 105 में उसने आज 2 घंटे 15 मिनट स्पेंड करी। फिर जॉब नंबर 105 में 106 में उसने आधा घंटा स्पेंड किया, और जॉब नंबर 112 में उसने 3 घंटे स्पेंड किए। अब टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट में जितना भी अलग अलग जॉब का टाइम लिखा होगा फिर उसको जोड़ा जाता है। अब होता क्या है कि
टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट बता रहा है कि वो 9 घंटे तक फैक्ट्री में अवेलेबल था, लेकिन टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा कि उसने एक्चुअल में 7 घंटे ही डिफरेंट जॉब में स्पेंड किया है, 7 घंटे ही डिफरेंट जॉब में स्पेंड किया है। तो जो 9 घंटे और 7 घंटे का डिफरेंस होगा, क्या बोला जाएगा उसको? आप उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? टाइम कीपिंग दिखा रहा है कि 9 घंटे तक फैक्ट्री में अवेलेबल था, टाइम बुकिंग दिखा रहा है कि आज उसने अलग अलग जॉब पे टाइम स्पेंड किया, और वो टाइम जोड़कर 7 घंटे बन के आते हैं। ये जो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, मुझे बताइए इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? 2 घंटे का क्या रीजन हो सकता है बेटा? एनीवन? लंच ब्रेक हो सकता है सर, और अदर हाँ, और वर्कर ने काम नहीं किया कि फालतू में वक्त बर्बाद किया, ये भी हो सकता है। ठीक हो सकता है। तो कह सकते हैं कि ये जो 2 घंटे का डिफरेंस आया, इस 2 घंटे के डिफरेंस को हम आइडल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडल टाइम। आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है जिसके लिए वर्कर को पेमेंट तो जाती है, ठीक है? तो आइडल टाइम बेसिकली होता क्या फॉर्मूला? टाइम शोन बाय टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट, टाइम शोन बाय टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है? टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट ने कितना टाइम दिखाया, और माइनस कर देते हैं इसमें से टाइम बुक्ड, कितना टाइम एक्चुअल में बुक हुआ, है ना? तो इसको हम टाइम कैप्ट माइनस टाइम बुक्ड बोल सकते हैं शॉर्ट में। टाइम कैप्ट माइनस टाइम बुक। टाइम कैप्ट का मतलब टाइम कीपिंग में कितना टाइम है, और टाइम बुक्ड का मतलब है टाइम बुकिंग में कितना टाइम है। तो 2 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है, ये बोला जाता है आपका क्या, इसको बोलेंगे हम आइडल टाइम। और आइडल टाइम का रीजन नॉर्मल भी हो सकता है, आइडल टाइम का रीजन एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम है जो अनअवॉइडेबल है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होना ही होना है। जैसे विशाल ने कहा सर 45 मिनट्स का उसको लंच ब्रेक क्या नाम है दिया होगा, तो डेफिनेटली 45 मिनट का लंच ब्रेक तो देना ही पड़ेगा सर, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ये तो हमेशा होगा ही होगा। बाकी जब एक जॉब फिनिश होती है उसके बाद वर्कर दूसरी जॉब में जाता है, तो इन बिटवीन टाइम लगता है। अगर 11:30 बजे उसको जॉब नंबर 105 से बाहर आया, तो उसी वक्त क्या जॉब नंबर 106 में चला जाएगा? नहीं, वो सुपरवाइजर को बताएगा कि भाई मैंने जॉब नंबर 105 कंप्लीट कर लिया, अपना काम कर लिया। सुपरवाइजर आएगा, देखेगा कि उसका काम सही में कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर बोलेगा वेट करो, चलो आपको मैं दूसरे वाले जॉब में भेजता हूँ। इन बिटवीन 15 मिनट 20 मिनट आपके लग जाएंगे। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? नॉर्मल बोलेगा। नॉर्मल इसको क्या नाम माना जाएगा? मतलब जब वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करता है, तो स्विचिंग के दौरान कुछ मूवमेंट में टाइम स्पेंड होता है, उसको भी नॉर्मल आइडल टाइम बोला जाएगा। बट कभी कभार कुछ एबनॉर्मल आइडल टाइम भी होता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है? जो जॉब नंबर 105 वर्कर कर रहा है उसके लिए मटेरियल चाहिए, स्टोर रूम में वो मटेरियल खत्म है, और मटेरियल है ही नहीं। जब तक वो मटेरियल नहीं आएगा जॉब नंबर 105 पे काम नहीं होगा, ठीक है? तो वर्कर वेट कर रहा है, खाली खाली बैठा हुआ है कि मटेरियल आए तो मैं काम करूँ, ठीक है? या सपोज कह सकते हैं कि मान लो जिस मशीन पे काम कर रहा था वो मशीन में कुछ दिक्कत हो गई है, मशीन खराब हो जाती है। मशीन अगर मान लीजिए जिस मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन कर रहा है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, तो वर्कर उस टाइम भी क्या करेगा? खाली बैठेगा। तो ये जो बेसिकली रीजन होते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, मशीन का जो ब्रेक डाउन है वो फ्रिक्वेंट बेसिस पे होता है। मतलब हमें पहले से ही पता है कि मशीन महीने में कम से कम 8 से 10 घंटे खराब रहेगी, पता होता है पहले से। तो ऐसे इवेंट क्या बन जाते हैं? नॉर्मल बन जाते हैं, राइट? कि अगर मशीन का नेचर ही ऐसा है कि मशीन कुछ घंटे तक कंटिन्यूसली काम करने के बाद बीच में रेस्ट मांगती है, तो फिर वो मशीन का जो टाइम लॉस होगा उसको भी हम नॉर्मल टाइम लॉस क्या नाम है मान लेते हैं। इन एनी केस, ऐसा कोई भी टाइम लॉस जो कि एक्सपेक्टेड है, विच यू ऑलरेडी नो इन एडवांस, कोई भी ऐसा टाइम लॉस है जो आपको पहले से पता है कि ये इतना होगा, जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हो बिगिनिंग में ही, उसको नॉर्मल क्या नाम है माना जाता है। और कोई अगर अनएक्सपेक्टेड होता है तो फिर उसको क्या मानते हैं? हम एबनॉर्मल मानते हैं, ठीक है? जो एक्सपेक्टेड है उसको बोलेंगे नॉर्मल, और जो एक्सपेक्टेड नहीं है उसे क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल बोला जाएगा, राइट? तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हम आइडल टाइम। और फिर पता लगाते हैं कि इसमें से कौन सा टाइम आपका कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मल है, कौन सा आपका आइडल टाइम एबनॉर्मल है। ये क्यों पता लगाते हैं हम? क्योंकि अगर आइडल टाइम है तो देखो उस दौरान उन जो घंटे होते हैं उसके लेबर को पैसे तो मिलते हैं। अगर लेबर 9 घंटे तक फैक्ट्री में अवेलेबल था तो उसको पेमेंट तो 9 घंटे की मिलेगी, चाहे एक्चुअल काम उसने 7 घंटे क्यों ना किया,
तो कंपनी को 2 घंटे और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब 2 घंटे की जो पेमेंट हुई है इसको हम आइडल टाइम वेजेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइडल टाइम वेजेस। अब ये आइडल टाइम वेजेस का क्या आपने मतलब करना होता है, अगर ये आइडल टाइम नॉर्मल है, अगर ये आइडल टाइम नॉर्मल है तो 2 घंटे के जो ये वेजेस हैं इसको हम ओवरहेड मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? ओवरहेड। और इसको डिफरेंट जॉब में एलोकेट किया जाता है, डिफरेंट जॉब में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर ये आइडल टाइम एबनॉर्मल है तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सिंपल सा रूल है कि एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनती है। अगर ये आइडल टाइम बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल फैक्टर हुआ है तो फिर हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर देते हैं, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो आइडल टाइम जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे? बाइफरकेट करेंगे। हाउ मच आइडल टाइम इज नॉर्मल which is unavoidable, which we already know in advance, and how much idle time is abnormal. Abnormal idle time की जो वेजेस होगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, उसे किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आइडल टाइम नॉर्मल फैक्टर की वजह से है उतने घंटों की वेजेस हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ते हैं, इसको ओवरहेड मान के डिफरेंट जॉब में एलोकेट किया जाता है। राइट, तो यहाँ से दोनों के डिफरेंस से आ जाएगा आपका आइडल टाइम। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तीसरा होता है बेटा हमारे तीसरा होते हैं हमारे कैजुअल लेबर्स। देखो कुछ लेबर तो ऐसे होते हैं जो कंपनी के पेरोल पे होते हैं। कंपनी पे पेरोल पे होने का मतलब है वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली कंपनी के, उनको मंथली सैलरी मिलती है, महीने की सैलरी फिक्स होती है। महीने में कुछ वैकेशन उनको मिलती है कि इतनी छुट्टी आपको अलाउड है जिसके बदले में कोई पेमेंट आपकी नहीं क्या नाम है कट होगी, है ना। और कुछ मेडिकल बेनिफिट वगैरह भी उनको क्या नाम है जो कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उससे मिलते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय के अलावा कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो परमानेंट नहीं होते और जिन्हें महीने की वेजेस ना मिलके उनको डेली की वेजेस मिलती है, मतलब उनकी डेली की वेजेस कैलकुलेट होती है, चाहे वो डेली ना देके पूरे महीने के एंड में दे, और उनका वेजेस पर डे के हिसाब से काउंट होता है। तो इनको कैजुअल लेबर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर ऐसे लेबर होते हैं जो पेरोल पे नहीं होते, लेकिन जब एक्स्ट्रा लोड होता है काम का तो इनको कैजुअली हायर कर लिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी पावर सेक्टर में देखो, पावर सेक्टर में कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस पावर है, या कह सकते हैं कि मतलब दिल्ली में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनडीएमसी। एनडीएमसी क्या करता है बेसिकली, वो डिफरेंट काम करता है, मतलब कि वो नॉर्थ दिल्ली में साफ सफाई का काम तो करता ही है। इसके अलावा एनडीएमसी का एक डिपार्टमेंट है जिसमें क्या होता है कि अगर किसी एनडीएमसी के ऑफिस में कोई पावर का इशू आ गया, मान लीजिए वहाँ पर कोई एसी खराब हो गया या वहाँ पर कोई वायर वगैरह क्या नाम खराब हो गई है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई जनरेटर लगा है वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो एनडीएमसी का एक डिपार्टमेंट है जो कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस भी करता है। ठीक है, वो ऑफिस वगैरह में जाके मशीनों को ठीक करता है। अब एनडीएमसी डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय तो ऐसे हैं जो कि मतलब पेरोल पे हैं, इसका मतलब है कि मतलब परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनको फिक्स सैलरी मिलती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब दिल्ली में समर का टाइम होता है, दिल्ली में जब गर्मी का टाइम होता है तो गर्मी के दौरान जो पावर लोड है वो बढ़ जाता है, ऑफिस वगैरह में ज़्यादा एसी वगैरह चलते हैं, पावर की डिमांड बढ़ जाती है, और कह सकते हैं कि मतलब बिजली जो है वो ज़्यादा ऑफिस में बेसिकली कंज्यूम की जाती है। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा बेसिकली फॉल्ट होते हैं, मतलब पावर लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से मशीनों वगैरह में लोड ज़्यादा पड़ता है, एसी वगैरह में लोड ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ से फिर डिमांड आती है कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एसी खराब हो गया, इसको ठीक करना है। तो एनडीएमसी डिपार्टमेंट के लोग जाके उसको ठीक करते हैं। तो उन्हें पता है कि भाई समर वैकेशन में डिमांड ज़्यादा आएगी, एक ही समय में कई ऑफिस में हमें काम करना पड़ेगा, तो फॉर द समर वैकेशन एनडीएमसी क्या करता है, कुछ लोगों को कैजुअली हायर करता है। कहता है कि आपको 6 मंथ के लिए, आपको 3 मंथ के लिए, आपको 4 कह सकते हैं मंथ के लिए हमने हायर किया है, और आपको इतनी सैलरी मिलेगी जिसमें कोई कह सकते हैं कि मतलब मेडिकल कह सकते हैं कि मतलब फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, मतलब बेनिफिट नहीं मिलेंगी, बस कैश आपकी वेजेस होती है, पर डे का इतना पैसा आपको मिलेगा, 3 महीने आपने काम किया तो 3 महीने के इतने पैसे मिल जाएंगे, जिसकी मंथली पेमेंट आपको हो जाएगी। महीने में 1 दिन भी छुट्टी करते हैं तो उतने दिन की सैलरी इनकी मतलब काट ली जाती है। तो इनको बोलते हैं कैजुअल लेबर्स। तो कैजुअल लेबर पेरोल पे नहीं होते,
जब लोड ज़्यादा होगा इनको हायर कर लेते हैं और वेजेस पर डे के हिसाब से निकाले जाते हैं इनके, ठीक है, इनकी मंथली वेजेस नहीं होती है। दूसरे होते हैं बेटा आउट वर्कर्स। अब ये आउट वर्कर्स कौन है? आउट वर्कर्स ऐसे वर्कर होते हैं जो फैक्ट्री के बाहर जाके काम करते हैं, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर काम नहीं कर रहे, फैक्ट्री के बाहर काम कर रहे हैं, इनको आउट वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये आउट वर्कर्स कौन होंगे सर? कई बार ये आउट वर्कर इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, जिनके पास अपना कह सकते हैं कि मतलब प्रीमाइसेस होता है, इनके पास अपने टूल्स होते हैं, बस फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इनको सामान भेज देते हैं, है ना, इनको काम वगैरह भेज देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के अपनी मर्जी से उस काम को परफॉर्म करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फैक्ट्री में क्या करते हैं कि उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है ना, कि भाई ये जॉब आपने क्या करना है, बेसिकली पूरी करनी है। और ऐसे लोगों को हम जॉब वर्कर के नाम से जानते हैं। क्या मानते हैं सर? जॉब वर्कर के नाम से जानते हैं। ये कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, जितना काम इनको दिया जाता है, जितना काम इनको दिया जाता है उसके हिसाब से इनकी पेमेंट होती है, ठीक है, जॉब के हिसाब से इनकी पेमेंट होती है। दूसरे ऐसे वर्कर होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के पेरोल पे होते हैं, उन्हें कंपनी से फिक्स सैलरी मिलती है महीने की, लेकिन ये आउट वर्कर होते हैं, इनका कंपनी के अंदर कोई काम नहीं होता, ये लोग कंपनी के बाहर जाके काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एनडीएमसी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आउट वर्कर हैं बट पेरोल पे हैं। इनका काम क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर जनरेटर काम नहीं कर रहा है, ये मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो बस वो क्या करेगा, साइट पे जाएगा और साइट पे जाके काम को परफॉर्म करेगा। तो वो भी आउट वर्कर है, बट दिक्कत क्या है, वो सैलरी पे है, उसकी फिक्स सैलरी है, और कह सकते हैं कि मतलब बस वो काम फैक्ट्री के अंदर नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर काम कर रहे हैं। बताइए ये क्लियर है या नहीं बेटा? आउट वर्कर समझ में आया या नहीं? हाँ सर क्लियर है। चलिए, बाकी मैंने बता दिया था आपको कि जो आइडल टाइम है वो हम कैसे निकालते हैं, कि टाइम शोन बाय टाइम कीपिंग डॉक्यूमेंट, टाइम शोन बाय टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाएगा आइडल टाइम। और आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है जिस दौरान कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा बट पेमेंट आपको करनी पड़ती है, ठीक है। अब जो आइडल टाइम है वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो अबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल जैसे कि लंच ब्रेक है और जॉब खत्म करने के बाद एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना, ये नॉर्मल होता है। और दूसरा है एबनॉर्मल, जैसे कि पावर फेलियर हो गया, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल आइडल टाइम होता है तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टाइम मानते हैं। और अगर सर ये एबनॉर्मल आइडल सर टाइम, आगे वाला स्क्रीनशॉट नहीं। हाँ ठीक है, इससे पीछे वाला कह रहे हो? हाँ सर आइडल टाइम ठीक है, ये पार्ट, ये सुपर वाला, डन सर, हो गया। ओके। तो आइडल टाइम अगर नॉर्मल है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, अगर एबनॉर्मल है तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाता। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी छूट जाएगा बेटा तो मुझे बताना है। सर एक वो आउटवर्क वाला देखने का। ओके बेटा, वेट करते हैं, दिखाता हूँ। डन। सर वो फर्स्ट स्लाइड, स्टार्टिंग की स्लाइड। ठीक है, इतना करना है या क्या नाम है, इससे भी ऊपर? सर इससे ऊपर स्टार्टिंग का पोर्शन। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, और इसके बाद भी अगर करना है तो डन सर। ओके,
उसके बाद आता है बेटा हमारा ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या होता है? देखो जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको वीकली कुछ आवर्स क्या नाम है फिक्स होते हैं। जैसे कि अभी फैक्ट्री एक्ट में आपका मेंशन है कि एक हफ्ते में 48 आवर्स का काम आप वर्कर से ले सकते हो, है ना। एक हफ्ते में आप 48 घंटे का काम वर्कर से करा सकते हो। अगर 1 वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा का काम कराया जाता है तो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा, राइट। तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं कि 8-8 घंटे की शिफ्ट लेती हैं और हफ्ते में 6 दिन बुलाती है, तो 8 × 6 48 आवर्स काम उनको बेसिकली करवा दिया जाता है। अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने रूल वगैरह चेंज किया है और उसमें ये ऑप्शन दिया है कि वर्कर को एक हफ्ते में 48 घंटे काम ही करना है, ये तो फिक्स रहेगा। इससे ज़्यादा वर्कर से काम करवाते हो तो यू हैव टू पे ओवर टाइम। लेकिन वर्कर और मैनेजमेंट चाहें तो अब अपने वर्किंग आवर्स को आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया है कि एक वर्कर अगर एक दिन में 12 घंटे काम करना चाहता है तो आप उसे एक दिन में 12 घंटे काम करवा सकते हो। लेकिन अगर वो 12 घंटे काम करेगा तो 12 × 4 और 4 दिन में ही उसके 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि इसका ये मतलब होगा कि वर्कर हफ्ते में 4 दिन काम करेगा और 3 दिन उसको आपने छुट्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये भी ऑप्शन बेसिकली वर्कर को दिया जा रहा है कि वो एक बारी में 12 घंटे काम करे, हफ्ते में 4 दिन आए। और हफ्ते में 4 दिन कौन से होंगे वो कंपनी और वर्कर जो है ये आपस में फिक्स कर लें। और 48 घंटे काम करने के बाद 4 दिन में वो कर लेगा, बाकी के 3 दिन आपने उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये भी ऑप्शन दे दिए। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी ऑप्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे किसी जॉब में हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है संडे की, क्योंकि वो 8 × 6 पे काम करते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है और वो छुट्टी दे देते हैं सैटरडे से क्या नाम है शनिवार को और संडे को। अब ये ऑप्शन भी धीरे धीरे कई ऑफिस में आ जाएगा कि आप 4 दिन आइए और 3 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। जापान एक कंट्री है जिसने ऑलरेडी ये जो सिस्टम है वो लोड कर दिया है, वो उन्होंने मतलब कि अप्लाई कर दिया। लेकिन जापान ने ऐसे नहीं किया कि एक दिन में मतलब 12 घंटे काम करने। उन्होंने बोला नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही रहेंगे, जैसे 8 घंटे के 8 घंटे की या 9 कह सकते घंटे की जो भी शिफ्ट थी वो नॉर्मल रहेगी। और ये बोला गया है कि वहाँ पर आपको बस 4 दिन काम करने हैं और 3 दिन आपके वहाँ पे छुट्टी रहेगी, राइट। तो धीरे धीरे कंपनियां भी ये मान रही हैं कि वर्कर से आप अगर कम घंटे काम कराओगे तो वर्कर ज़्यादा क्या करते हैं सर, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर उनसे ज़्यादा घंटे काम करवाया जाएगा तो उनकी इनएफिशिएंसी बढ़ने लगती है। तो कम घंटे काम कराओगे तो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट होगा और टाइम पे आपको काम वगैरह करके देगा। ऐसे कंट्री है, शायद कह सकते हैं कि मतलब स्वीडन है या क्या नाम है नॉर्वे है, मुझे याद नहीं है, बट वन ऑफ माई फ्रेंड वाज देयर, तो वो मुझे बता रहा था कि स्वीडन में या नॉर्वे में क्या होता है कि वहाँ पर 4 घंटे की शिफ्ट होती है डेली की। 4 से 5 बेसिकली घंटे की शिफ्ट होती है मंडे टू फ्राइडे, कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है और लोग 4 से 5 घंटे क्या करते हैं काम करते हैं पर डे, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। क्योंकि छोटा देश है सर, पॉपुलेशन कम है वहाँ की, तो कम घंटे काम करके चल जाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में लेबर आवर्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन लोड है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब्रॉड वगैरह में क्या होता है, लोग फ्राइडे को विश करते हैं, बोलते हैं कि विश यू ए वेरी हैप्पी वीकेंड, वीकेंड मुबारक हो आपको और सोमवार को मिले। और वीकेंड में कोई मतलब परेशान भी नहीं करता, किसी का कोई भी काम पेंडिंग होगा उसे पता होता है कि ऑफिस में नहीं बंदा मंडे मिलेगा। इंडिया में क्या होता है, वीकेंड में हो जाते हैं सर एक्स्ट्रा काम, जैसे कि आज आपका संडे है तो वीकेंड में चल रही है आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट। तो यहाँ पर वीकेंड में एक्स्ट्रा लोड हो जाता है लोगों पे, जबकि बाहर की कंट्री में क्या होता है वीकेंड पे लोग विश करते हैं कि चलो एंजॉय करो। ओवर टाइम का मतलब हुआ नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ऊपर आप जो काम करोगे उसे ओवर टाइम बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि 48 आवर्स एक वीक में आपको काम करना पड़ेगा एज पर फैक्ट्री एक्ट। अगर आप 50 घंटे काम कर रहे हो तो 50 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए अबाउट 48 आवर्स, तो उस टाइम को सर ओवर टाइम बोला जाएगा। अब इंडिया में ये रूल है कि अगर ओवर टाइम करवाते हो तो उसकी आपको डबल रेट से पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ओवर टाइम कराते हो तो उसको डबल रेट से पेमेंट करनी पड़ती है। क्या मतलब है कहने का, अगर किसी वर्कर को आप 1 घंटे के 10 रुपए देते हो, 1 घंटे के 10 रुपए देते हो और आपने उसे एक वीक में 48 आवर्स का काम करना चाहिए ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो 48 × 10 उसके एक हफ्ते की वेजेस 480 बनती है। पर मान लीजिए आपने उससे 50 घंटे काम कराया तो 50 × 10 500 रुपये, ये तो आपने पे करना ही करना है। मतलब 50 घंटों की जो नॉर्मल वेजेस है 10 रुपये के रेट के हिसाब से वो तो पे करना ही पड़ेगा।
प्लस उसने जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करी है ना, उन 2 घंटों को दोबारा से आपने 2 into 10 ₹20 आपको उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो वर्कर की जो पूरे हफ्ते की वेजेस बनेगी वो 520 बनेगी, जिसमें 50 घंटे की आपकी नॉर्मल वेजेस ये तो देने ही थे, प्लस जो 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए हैं 50 - 48, इसके 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको अलग से देने पड़ेंगे। टोटल 520 आएगी। या तो ऐसे कर लो इसको काउंट, या ऐसे भी कर सकते हो कि 48 × 10 और जो 2 घंटे हैं उनकी 20 के हिसाब से पेमेंट। दोनों सिचुएशन में आपका जो टोटल है वो 520 आएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। हाँ सर आगे। यस सर। राइट। तो जो बेसिकली जो ओवर टाइम होता है उसकी डबल रेट से पेमेंट की जाती है। लेकिन अब डबल रेट से अगर पेमेंट करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये जो 50 × 10 की पेमेंट होती है ये तो नॉर्मल वेजेस में काउंट होगी। ये जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 2 × 10 मतलब कि 20 रुपये, इसको ओवर टाइम प्रीमियम बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, तो उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जिसमें उसको डबल पेमेंट मिली है 40 रुपये की, तो 40 रुपये पूरा ओवर टाइम प्रीमियम नहीं होगा। 40 में से हम ये बोलेंगे कि देखो 20 तो मिलना ही था, क्योंकि 2 घंटे काम कर रहा है तो 10 रुपये के रेट से 20 तो बनता ही है उसका, तो 20 तो नॉर्मल वेजेस में काउंट होगा, और जो 20 एक्स्ट्रा पे हो रहा है उसको डबल पे करने की वजह से उसको हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलेंगे। राइट। तो पूरा का पूरा 40 ओवर टाइम प्रीमियम नहीं होगा, जो हमने 20 रुपये उसको एक्स्ट्रा दिए हैं उसको ओवर टाइम प्रीमियम माना जाएगा। तो ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ? आवर्स वर्क ओवर एंड अबव द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स आपके नॉर्मल होते हैं उससे ऊपर काम करते हो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। द वेजेस पेड फॉर ओवर टाइम इज नॉर्मली कैलकुलेटेड एट डबल रेट। और नॉर्मली इंडिया में ऐसा है कि ओवर टाइम की पेमेंट आप जो करते हो वो डबल रेट पे करते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आई होप आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले रहे हैं, जहाँ छूट जाएगा मुझे बता देना। ओके, जैसे एग्जांपल है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपके 8 घंटे के एक दिन में, एक वर्कर ने 10 घंटे काम कर लिया, नॉर्मल वेज रेट उसका 20 का है। तो पहले निकालेंगे नॉर्मल लेबर कॉस्ट, क्योंकि 10 घंटे काम हो रहा है तो 10 घंटे पे 20 के हिसाब से आप उसे 200 रुपये तो दोगे। प्लस क्या है सर, उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया 10 - 8, तो इन 2 घंटे का आप 20 रुपये और एक्स्ट्रा पे करोगे, जिसको 40 बोला जाएगा। ये 40 आपका ओवर टाइम प्रीमियम। राइट। तो कह सकते हैं कि उसने टोटल 10 घंटे काम किया, 10 घंटे में से 8 घंटे नॉर्मल हैं, 2 घंटे हैं उसका ओवर टाइम। 8 घंटे का 8 × 20 करेंगे, इन 2 घंटे का 20 + 20 करेंगे। 20 + 20 क्यों? ये 20 तो नॉर्मल है जो देना ही था, ये 20 उसका प्रीमियम है। इंटू कर देंगे तो ये 40 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें से इतना हिस्सा तो जाएगा नॉर्मल वेजेस में, ये हिस्सा बन जाएगा नॉर्मल वेजेस, और ये जो हिस्सा है बेटा आपका ये बन जाएगा प्रीमियम। बताओ बात समझ में आई है? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें बेटा लेबर टर्नओवर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। लेबर टर्नओवर क्या चीज होती है? व्हाट इज मीन बाय लेबर टर्नओवर? देखिए, लेबर टर्नओवर एक रेट होता है जो कि दिखाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हाउ फ्रीक्वेंटली जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब को छोड़ते हैं। मतलब किसी कंपनी में लेबर की जो कंपोजिशन है उसमें कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, उसको लेबर टर्नओवर बोला जाता है। ठीक है, कितना रैपिडली, कितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे कंपनी में लोग आते हैं जाते हैं, इस रेट को बोला जाएगा लेबर टर्नओवर। तो रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में मान लो पिछले 1 महीने में कंपनी के वर्कर की कंपोजिशन कितनी चेंज हुई, कितने नए लोग आए, कितने लोग चले गए, या पिछले 3 महीने में कंपनी में कितने लोग आए, कंपनी में कितने लोग गए। अब पहले मुझे एक बार बताओ, लेबर टर्नओवर आपका हो गया रेट ऑफ चेंज इन लेबर्स का जो नंबर्स हैं उसमें कितना मतलब फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज हो रहा है, कितना प्लस माइनस हो रहा है, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। व्हाट डू यू थिंक, लेबर टर्नओवर का जो रेट है ये हाई होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। कम से कम। कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है सर, कम से कम होना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है
अगर वर्कर फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते रहेंगे, वर्कर आपके पास आते हैं चले जाते हैं, तो इससे एक नेगेटिव मैसेज आता है। इससे ये मालूम चलता है कि भाई आपकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, कि वर्कर ज्वाइन करता है लेकिन ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के बाद विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो समथिंग माइट बी रॉन्ग विद द कंपनी। या तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, या कंपनी के काम करने का तरीका ठीक नहीं है, या यहाँ पर जो नए वर्कर है उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है, ज़बरदस्ती वर्कलोड दिया जाता है। तो लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए। लेबर टर्नओवर जीरो हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल में लेबर में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, या पिछले 2 साल में लेबर में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी कंपनी में वर्कफोर्स चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि लोग अगर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और वो ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है कई टाइम तक, तो उनमें एक इमोशनल बॉन्डिंग बनने लगती है। और जब उनमें एक इमोशनल बॉन्डिंग बनने लगती है तो होता क्या है, वो इनएफिशिएंसी को प्रमोट करती है। फॉर एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट है जिसमें 10 लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। उसमें 10 क्या नाम है, जो लोग में से एक बंदा सीनियर है, जिसको ये इंश्योर करना है कि हर बंदा टाइम से आए ऑफिस में और टाइम से जाए, ठीक है, और सबके काम की देखरेख करनी है। लेकिन जब 10 लोग एक डिपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके, मैंने बताया कि बॉन्डिंग हो जाती है। तो कभी कभार कोई वर्कर बोलेगा कि भाई मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा लेकिन मुझे आके निकलना है, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल में कुछ फंक्शन है ना, ही विल बिकम अ कैट इन द स्कूल, स्कूल में वो कैट बनेगा, तो मुझे उसको देखने जाना है। तो मैं आ जाऊंगा, बस साइन वगैरह कर दूंगा, जो डिवाइस है उस पर डिवाइस पर टिक लगा दूंगा, उसके बाद आई विल, मैं क्या नाम है निकल जाऊंगा। तो वो लगा ठीक है भाई कर ले ऐसा। तो ऐसे इंसिडेंट वगैरह होने लगते हैं कि लोग कैजुअल हो जाते हैं, उनके पास कोई वर्क फोर्स नहीं रहता, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव जानते हैं, और एक कह सकते हैं कि मतलब कंपटीशन की फीलिंग नहीं रहती है। इसलिए लेबर टर्नओवर जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर लेबर टर्नओवर जीरो होगा तो लोग एक ही सिस्टम क्या नाम है बना लेते हैं, और एक ही मेथड से काम क्या नाम है करते हुए आते हैं, जिसमें सब क्या नाम है यूज टू होने लगते हैं। लेकिन कई बार जब नया वर्कर आता है तो वो काम करने की नई अप्रोच लेके आता है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उससे कई बार क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, दैट इज गुड। लेकिन लेबर टर्नओवर बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो लेबर टर्नओवर ये बताता है किसी कंपनी में वर्कर की कंपोजिशन में कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। अब लेबर टर्नओवर निकालते कैसे, ये जो परसेंटेज है, ये जो रेशियो है, ये निकालते कैसे? 3 मेथड है इसके। पहला इसमें आता है हमारा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, सपोज हमने 3 महीने का ड्यूरेशन लिया है, और वो 3 महीने हैं अप्रैल मई जून। इन 3 महीने में कितने लोग कंपनी को छोड़ के चले गए, उसको नंबर ऑफ सेपरेशन बोले। इन 3 महीने में कितने लोग कंपनी को छोड़कर चले गए, उसे नंबर ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। छोड़ने का क्या मतलब है, या तो विलिंगली अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए होंगे, या उनको कंपनी ने रिट्रेंच कर दिया होगा। रिट्रेंच करने का मतलब होगा कि उनको निकाल दिया होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक से काम का जो था कि वो नहीं था, काम करने का तरीका सही नहीं था, तो कंपनी ने पनिशमेंट देते हुए निकाल दिया। तो जितने भी लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे विलिंगली चाहे उनको निकाला जा रहे हैं, इसको नंबर ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। डिवाइड कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। अब ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, जैसे मैंने कहा 3 महीने का पीरियड लिया है, अप्रैल मई जून। अप्रैल में अगर बिगिनिंग में मान लीजिए 500 एम्प्लॉय थे कंपनी में, 1 अप्रैल को 500 एम्प्लॉय थे, और 31 मार्च को, सॉरी अप्रैल मई जून, 30 जून को कंपनी में केवल 480 एम्प्लॉय बाकी हैं। कुछ गए होंगे, कुछ आए होंगे, है ना, लेकिन वो सब कुछ मिला के 480 हैं। तो 500 बिगिनिंग में है, 480 एंडिंग में है, तो 500 और 480 को जोड़कर एवरेज कर लिया जाएगा। एवरेज करने का मतलब है 500 प्लस 480 डिवाइड बाई 2, तो 490 आएगा। तो नीचे आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि निकालेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड डिवाइड बाई 2, इनटू 100 से कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा आपका सेपरेशन मेथड से लेबर टर्न ओवर। ये परसेंटेज जितनी हाई होगी, इसका मतलब ऑन एवरेज इतने प्रतिशत लोग इन 3 महीने में कंपनी को छोड़कर चले गए। बताओ सेपरेशन मेथड समझ में आया या नहीं? यस सर। Yes, sir.
दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं कि भाई जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है। जैसे कंपनी से अगर 20 लोग चले गए तो 20 पोजीशन आपकी खाली हो गई है, 20 वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब जो लोग छोड़ के गए उनके बदले कितने लोग इन 3 महीनों में आपने हायर कर लिए, कितनी वैकेंसी आपने 3 महीने में हायर कर ली, उसको रिप्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे 20 लोग छोड़ के गए थे, लेकिन 20 में से अभी आपने 15 वैकेंसी ही आपने फिल करी है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को 15 माना जाएगा। ठीक है, 20 लोग छोड़ के गए और 15 सीटें आपने दोबारा फिल कर दी, वो जो खाली हुई थी, तो 15 को नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। एवरेज नंबर वैसे निकालेंगे, ओपनिंग वर्कर कितने थे और क्लोजिंग वर्कर कितने थे, डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उसको फिल करने के लिए आपने कितने लोग क्या नाम है हायर कर। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि कंपनी में इन 3 महीनों में 25 नए लोग आए, 25 नए लोग ने कंपनी को ज्वाइन किया। अब ये 25 नए लोग क्या वैकेंसी को फिल करने के लिए आए होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इन 3 महीनों में कंपनी एक्सपेंड भी हो गई हो। कंपनी एक्सपेंड होने का क्या मतलब है, पहले कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, D1, D2, D3। अब कंपनी ने एक नया डिपार्टमेंट खोल लिया, D4। तो उस डिपार्टमेंट के लिए भी 10 लोगों की क्या है, नीड है, जरूरत है। तो क्वेश्चन बोलेगा कंपनी में इन 3 महीनों में 25 लोग आए, 25 में से 10 लोग एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से आए थे। मतलब कोई कंपनी ने अपना काम एक्सपेंड कर दिया, कोई नई ब्रांच खोल दी, कोई नया डिपार्टमेंट खोल दिया, वहां पर हमें 10 लोगों की जरूरत पड़ी और बाकी जो 15 लोग हैं वो पुरानी वैकेंसी को फिल करने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में हमने 25 नहीं लेना है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में हम 15 ही लेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पुरानी वैकेंसी को फिल करने के लिए। हर न्यू ज्वाइनिंग को आपने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग या तो वैकेंसी की वजह से हो सकती है, न्यू ज्वाइनिंग एक्सपेंशन की वजह से हो सकती है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट में हम जो क्या नाम है सर, नए नए बंदे लेंगे, वो वही लेंगे जो वैकेंसी को फिल करने के लिए आए हैं, जो एक्सपेंशन की वजह से आए हैं उसको काउंट नहीं करना। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट रेफर्स टू number of employees hired to fill vacancies, but it does not include those workers which are hired because of expansion program। जो एक्सपेंशन की वजह से नए लोग आए हैं उनको काउंट नहीं करना। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? Yes sir. राइट, Yes sir. ओके। बाकी लोग बताओ भाई। हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। और तीसरा आपका जो मेथड है बेटा वो है फ्लक्स मेथड। तीसरा कौन सा है? फ्लक्स मेथड। फ्लक्स में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने लोग गए प्लस कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है, नंबर ऑफ सेपरेशन कितनी है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो इसमें सर हम आउट गोइंग कितने थे वो भी लेते हैं और जो रिप्लेस हो गए उनको भी लेते हैं। अगर 20 चले गए और 15 दोबारा आ गई तो 20 + 15 35 माना जाएगा। तो इसमें जाने वाले को और आने वाले को दोनों को काउंट करते हैं। अगेन यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट का मतलब जो पुरानी वैकेंसी को फिल करने के लिए आएंगे, जो एक्सपेंशन की वजह से नए लोग आ रहे हैं वो इसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। तो फ्लक्स में दोनों को जोड़ देते हैं, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट इक्वल हो जाता है फ्लक्स मेथड के। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एवरेज कैसे निकालेंगे, दैट यू नो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वर्कर बाय 2 और इनटू 100 कर देंगे तो वहां से आएगी आपकी परसेंटेज। तो फ्लक्स वाले में दोनों को ले लेना। ठीक है सर, नॉर्मली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान इसका बन जाता है। थ्योरी पूछता है कि लेबर टर्नओवर क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, लेबर टर्नओवर के कॉजेस कौन कौन से होते हैं, क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर होता है, और लेबर टर्नओवर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कॉजेस क्या है और प्रिवेंट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया होगा, फिर भी छूट गया हो तो मुझे बताना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, इन बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड के बिगिनिंग में 200 एम्प्लॉय थे एक कंपनी में।
जिसमें से 20 एम्प्लॉय को मैंने डिस्चार्ज कर दिया बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, निकाल दिया। 30 एम्प्लॉय ने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, कोई पर्सनल रीजन था। 25 लोगों को अपने हायर किया, 25 में से 10 वो थे जो वैकेंसी को फिल करने के लिए आए। 25 नए लोगों को आपने हायर किया, जिसमें से 10 वो थे जो पुरानी वैकेंसी को फिल करने के लिए आए हैं, और बाकी के जो 15 आएंगे सर वो एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से आए होंगे। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको लेबर टर्नओवर निकालना है बाय सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से कि नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है। सेपरेशन का मतलब है जो लोग कंपनी को छोड़कर चले गए, चाहे निकाला चाहे अपनी मर्जी से गए। तो 20 लोगों को निकाला था और 30 लोग अपनी मर्जी से गए थे। तो जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है वो हो जाएगा 50, सॉरी नंबर ऑफ सेपरेशन होगा वो हो जाएगा 50। 20 को निकाला और 30 चले गए, तो सेपरेशन आपकी 50 हो गई। रिप्लेसमेंट कितनी होगी सर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो 25 नए लोग आते हैं, 25 में से 10 पुरानी वैकेंसी को भरने के लिए आए हैं, तो 10 को ही नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मानेंगे। बाकी के 15 एक्सपेंशन की वजह से आए होंगे, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है सर। नंबर ऑफ एक्सेशन, नए लोग कितने आए, चाहे पुरानी वैकेंसी को फिल करने के लिए चाहे एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से, उसको नंबर ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। ऑल्दो जो नंबर ऑफ एक्सेशन है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ जो एक्सेशन इसका कोई यूज नहीं है, ये बस ऐसे आपको मैंने बता दिया कि जो लोग नए आते हैं उनको नंबर ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, ओके। क्योंकि कई बार आपको ऐसे बोल देगा नंबर ऑफ एक्सेशन 25 और वर्कर हु जॉइंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम 10, तो बताओ वैकेंसी के लिए कितना होंगे, तो 25 में से वो 10 को आपने माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एक्शन का मतलब हो गया ऑल न्यू ज्वाइनिंग, जो नए ज्वाइनी हैं उन सबको आपने यहाँ पे ले लेना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, कंपनी के शुरू में कितने वर्कर थे बेटा, 200 थे। कितने आए कितने गए और क्लोजिंग क्या बचा, देखो 200 में से 20 निकाले, 30 अपनी मर्जी से गए और 25 टोटल नए आए, तो टोटल हो गया 175। कौन सा वाला सर, क्लोजिंग वाला, ये आ गया आपका क्लोजिंग वाला। अब यहाँ से निकाला एवरेज, अब यहाँ से निकाला एवरेज, एवरेज हो गया आपका 200 प्लस 175/2 इक्वल टू 305/2 187.5। अब सर यहाँ तीनों से आंसर निकाला है, ये मैंने रफली निकाल दिया। पहले निकाला है सर मैंने सेपरेशन से, ये निकला है बेटा सेपरेशन से शॉर्ट में, है ना। नहीं ये मैंने निकाला फ्लक्स से निकाला है, शायद ये फ्लक्स से निकाला है। तो अगर मैं सेपरेशन से लगाऊं, ठीक है, सेपरेशन से बताओ जी, सेपरेशन में कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 187.5 इंटू 100। फिर निकालूंगा रिप्लेसमेंट से, कितने लोग आए हैं सर, रिप्लेसमेंट में आपके लोग आए हैं 10 डिवाइड बाय 187.5 इंटू 100। फिर निकालूंगा फ्लक्स से, फ्लक्स में दोनों को जोड़ देंगे, 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 187.5 इंटू 100, तो 60/187.5 इंटू 100, राइट। तो ये सेपरेशन से भी आंसर आ जाएगा, रिप्लेसमेंट से भी आ जाएगा, फ्लक्स से भी आ जाएगा। फ्लक्स का यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं है, कुछ किताबों में फ्लक्स का जो फार्मूला है वो ये दिया हुआ है, मतलब दोनों को जोड़ दो, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। कुछ राइटर कहते हैं कि इसमें आपने नंबर ऑफ सेपरेशन लेना है और नंबर ऑफ सेपरेशन के साथ में एक्सेशन ले लेना है। बात समझ में आ रही है, मतलब मैंने लिया कि 50 गए और 10 वैकेंसी को फिल करने के लिए आए, तो इसके बेसिस पे निकाला है। कई राइटर ऐसा बताते हैं कि भाई जो फ्लक्स मेथड है आप उसके लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि 50 गए और टोटल नए 25 आए, मतलब एक्सपेंशन वाले भी काउंट कर लो और फिर 187.5 से डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो, इंटू कर दो। तो कुछ लोगों का मानना है कि फ्लक्स वाले में आप नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट के बदले आप नंबर ऑफ एक्सेशन भी यूज कर सकते हैं। कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है इसका, अलग अलग राइटर इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो ये कहता हो कि भाई हमें फ्लक्स का यही वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। इसलिए सर हम क्या करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं, पर फिर भी आपकी सीएमए की बुक में यही दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, तो आप ये वाला ही यूज करें, मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है
नंबर ऑफ एक्सेशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन। कुछ किताबों में एक और दे रखा है, वो कहते हैं हाफ ऑफ नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइड बाय एवरेज। मतलब कुछ किताबों में वो 1/2 भी लगा देते हैं इसके आगे। कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है तो कोई भी चलेगा, लेकिन हमारे मॉड्यूल में यही दे रखा है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज इंटू। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए, आई कैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सबने, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है हमारे पास कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर के कॉजेस के होते हैं, वाई वर्कर लीव कंपनी, लोग कंपनी को छोड़ के जाते क्यों। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें पहला होता है पर्सनल रीजन, है ना। पर्सनल क्या होता है कि जॉब चेंज कर देता है क्योंकि उसको कहीं पर बेटर ऑफर मिल गया। किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे डेली वो 8 घंटे काम करता है और 20,000 की सैलरी मिलती है। ओवर द पीरियड वो एफिशिएंट हो गया, काम सीख गया उसे, और वो यही काम किसी और कंपनी में जाके करता है, तो सेम वर्किंग आवर्स के लिए उसको 30,000 रुपये की सैलरी मिलती है, तो बंदा चला जाता है। इसको लगता है ऑफर अच्छा है और बेटर है तो करेगा। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, या बंदा क्या करता है, बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, उसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, या वॉलंटरी अपनी मर्जी से ही वो समय से पहले हो जाता है, रिटायर हो जाता है, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तीसरा होता है आपका डिसकंटेंट ओवर जॉब, है ना, डिसकंटेंट ओवर जॉब, या वो जॉब से खुश नहीं है अपनी, जो काम उसे करवाया जा रहा है उसको लगता है कि भाई ये स्किल मेरे पास नहीं है, तो ये स्किल मेरे पास नहीं है तो ये काम उससे नहीं होगा, या मेरे पास जिससे हायर स्किल है और काम लोअर स्किल का कराया जा रहा है, ठीक है, या काम करने के घंटे वगैरह जो ठीक ठीक नहीं है, तो बंदा छोड़ देता है। तो ये हो गया उसके पर्सनल क्या नाम है रीजन, कि वो अपने जॉब से अंदर से खुश नहीं है, और तो कंपनी अपना बेस्ट कर रही है पर उसको क्या नाम है फीलिंग नहीं आ रही। दूसरे होते हैं आपके अनअवॉइडेबल रीजन, जैसे कि सर कैजुअल वर्कर हैं तो सीजन में रख लेते हो, जब ऑफ सीजन होगा तो उसको निकालना पड़ता है, अब क्या करें, है ना, क्योंकि अगर कैजुअल वर्कर को आप पूरे साल बिठा कर रखोगे तो सैलरी वैली देनी पड़ेगी। चेंज इन प्लांट लोकेशन, प्लांट ही चेंज हो गया, जैसे टाटा ने बंगाल में पहले एक अपना प्लांट खोला था, क्या नाम है नैनो, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो सीएम है तो उस टाइम पे शायद सिंगूर जगह थी, सिंगूर या सिंदूर, आई डोंट नो, आप लोग बताओ बेटा, आप लोग बिलोंग करते हो, सिंगूर है या सिंदूर है? बंगाल में एक जगह है, सुना है आप सिंगूर लोग? है सर। सिंगूर है, हाँ, सिंगूर में बेसिकली टाटा ने एक प्लांट लगाया था, तो लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने मतलब पॉलिटिकल एक मूवमेंट चला दी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी ज़मीनें प्राइवेट किसी कंपनी को नहीं देंगे, ठीक है, जो भी उनका मतलब कि वो था रीजन था कि नहीं देने। ऑल्दो जब भी किसी एरिया में कोई कंपनी खुलती है, प्लांट खुलता है, तो लोकल लोगों को जॉब मिलती है, पर फिर भी लोगों के कुछ अपने क्या नाम है कि मतलब रीजन होते हैं कि हमने यहाँ पे फार्मिंग करनी है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्लांट इनिशियली वहाँ पे क्या नाम है कि ओपन हुआ और पूरी तरीके से वहाँ पे सेटअप हो गया था, काम भी लगभग स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने इसको कह सकते हैं कि मतलब अपोज करना स्टार्ट किया, तो फिर उस टाटा के इस पूरे प्लांट को बंगाल से शिफ्ट करके किसी दूसरी स्टेट में उसको मतलब ले जाया गया था। शायद जिस स्टेट में ले गई थी वो स्टेट थी जहाँ पर मोदी जी सीएम थे, क्या स्टेट है वो, गुजरात। शायद फिर उसको वहाँ पे शिफ्ट वगैरह किया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्लांट है उसकी लोकेशन चेंज हो गई, अब वहाँ प्लांट रहा ही नहीं, तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ वर्कर को निकालना पड़ेगा, कि दोज हु कैन नॉट मूव विद अस, जो हमारे साथ नहीं आ सकते अब नई नई जगह पे, वो लोग छोड़ दो, जो लोग आ सकते हैं वहाँ पे सेट हो जाओ, ठीक है। या किसी बंदे के अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लिया, मतलब कि बेसिकली मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक्शन लिया, कोई पर्सन था उसका बिहेवियर सही नहीं था, वो एज पर जो कंपनी का ऑर्डर बना हुआ है, टाइम बना हुआ है, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो निकाल देते हैं। तो ये हो गए आपके अनअवॉइडेबल रीजन, जिसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, निकलना ही पड़ेगा। दूसरे होते हैं बेटा आपके अवॉइडेबल रीजन, है ना। अब जो अवॉइडेबल रीजन है वो ऐसे होते हैं जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती थी, अगर कंपनी ये चीज़ इम्प्रूव कर देती तो शायद वर्कर छोड़ के ना जाते। जैसे वर्कर क्यों छोड़ के गया, वर्कर बोलता है यहाँ पर वेजेस कम है, मुझे यहाँ पर 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है और इसी काम के लिए दूसरी जगह दूसरी कंपनी में 50,000 की सैलरी मिलती है, तो आई एम यहाँ पर मुझे क्या फील होता है कि मुझे अंडर पेमेंट होती है, अंडर पेमेंट हो रही है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, काम को छोड़ के चला जाता हूँ। इट मीन्स अगर कंपनी सैलरी बढ़ा देती तो वो वर्कर रुक जाता। कंपनी के सुपरवाइजर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, सुपरवाइजर बिहेव लाइक ए किंग, उसको लगता है कि वो राजा है, वो ठीक से बात नहीं करता है, उसका जो टोन है बात करने का वो अच्छा नहीं है,
ठीक है। तो सर बैड बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर भी हो सकता है। इसका मतलब अगर सुपरवाइजर का बिहेवियर कंट्रोल हो जाता तो हो सकता है वर्कर रुक जाता। लैक ऑफ ट्रेनिंग, वर्कर को लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह नहीं उसमें दी जा रही है, वर्क का लोड है, कहते हैं काम करो, पर पहले काम क्या नाम है कि मुझे सिखाया नहीं जाता, और जब तक काम सीखूंगा नहीं तो मैं काम को कैसे करूंगा। तो ट्रेनिंग ना होने की वजह से भी वर्कर छोड़ देता है। इट मीन्स अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती तो शायद वो रुक जाता। तो क्या बोलेंगे इसको हम अवॉइडेबल रीजन। देखा जाए तो जो पर्सनल कॉजेस है ना बेटा, पर्सनल कॉजेस भी अनअवॉइडेबल रीजन ही होते हैं। तो आप चाहो तो 3 वैरायटी ना बना के आप 2 वैरायटी बना सकते हो, और ये दोनों वैरायटी जो है ए और बी वाली, इसको आप अनअवॉइडेबल रीजन में भी डाल सकते हो। आप बोलो 2 ही रीजन है, अनअवॉइडेबल और दूसरा कौन सा है सर, अवॉइडेबल। आप ए और बी को अनअवॉइडेबल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ बात समझ में आई या नहीं। यस सर। याद रखना थ्योरी के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आता है उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर छोड़ के चला गया, कोई भी रीजन है, पर्सनल रीजन था, अवॉइडेबल रीजन था, अनअवॉइडेबल रीजन था, वर्कर जो है वो छोड़ के चला गया। अब वर्कर अगर छोड़ के चला गया है तो कंपनी को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेबर के जाने की वजह से कंपनी कुछ खर्चा करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर 2 तरीके की होती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट और दूसरी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी को कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट 2 तरीके की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट लेबर इसलिए इंकर करती है ताकि लेबर टर्नओवर कम से कम हो, ताकि वर्कर कंपनी को छोड़ के ना जाए, ताकि लेबर टर्नओवर का एक रीजन होता है विच इज ऐसे फैक्टर जिसे कंपनी अवॉइड कर सकती थी। तो अवॉइडेबल फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए, अवॉइडेबल फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए जो कंपनी खर्चा करती है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट को हम एज ए प्री कॉस्टिंग मेजर भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको कोविड ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आजकल वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन क्या है, आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट है ना, मतलब बीमार पड़ने से पहले ही आप एक क्या करते हो, एक कह सकते हैं कि मतलब, हाँ बेटा, बीमार पड़ने से पहले ही आप एक कॉस्ट इंकर कर देते हो, जिसको प्रिवेंटिव कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे कंपनी कहती है कि यार ये नौबत ही ना आए कि लेबर छोड़ के चला जाए, तो कुछ खर्चा करेगी, क्या करेगी, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज वेलफेयर एक्टिविटी। कंपनी वेलफेयर एक्टिविटी बढ़ा देती है, जैसे वर्कर को बोलेगी आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा जो कि हमारी कंपनी आपको करा के देगी, या कंपनी आपको एजुकेशन की कुछ कह सकती है कि मतलब कह सकते हैं कि मतलब एजुकेशन की मतलब कोई फैसिलिटी आपको देगी, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, घर से उठाएंगे, घर से आपको छोड़ के जाएंगे, आपको परक्विजिट्स जो कि आप टैक्स में पढ़ते हो कि रहने के लिए रेंट फ्री हाउस दे दिया, रेंट फ्री का क्या नाम है, रेंट फ्री हाउस दे दिया, कार दे दी, है ना, आपने टैक्स में सैलरी में पढ़ा होगा, ये सारे बेनिफिट कंपनी देती है। समय समय पर कुछ मोटिवेशनल एक्टिविटी करती रहती है, कुछ फन एक्टिविटी ऑफिस में होती रहती है, ताकि वर्कर का ठीक से मॉल वगैरह बना रहे, अच्छा सा मन बना रहे, और कोई स्ट्रेस काम पे ज़्यादा ना आए। बेटर वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे ठीक करेगी, ऑड आवर्स पर वर्किंग नहीं क्या नाम है करेगी, मतलब ऑड घंटे ना हो कि आपको कह सकते हैं कि शाम को 7 बजे ऑफिस जाना है और रात में 12 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, या रात में 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब वर्कर बोलेगा यार मैं 7 बजे मेरा ऑफिस है, 2 बजे मुझे छोड़ देते हैं, अब 2 बजे मैं वहाँ से घर आऊँ, है ना, तो या तो पूरी मॉर्निंग शिफ्ट हो या पूरी नाइट शिफ्ट हो, ऐसा टाइम बनाएंगे तो वर्किंग आवर्स बेटर करेंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर करेंगे, मतलब फैसिलिटी वगैरह अच्छी देंगे, खाने की पीने की, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह देंगे, रेस्ट रूम्स वगैरह पूरा प्रॉपरली देंगे उसको, तो एनवायरनमेंट पूरा अच्छा रखेंगे। ये प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है ना, जैसे कहते हैं कि अगर हेल्दी फैमिली होगी, और हेल्दी फैमिली हैप्पी फैमिली स्टेज कह सकते हैं टुगेदर, एक साथ रहती है, ऐसे अगर हैप्पी एनवायरनमेंट होगा तो वर्कर एक साथ रहेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, वर्कर छोड़ के चला गया जी वर्कर, अब उसको हायर करना पड़ेगा आपने, तो नए वर्कर को हायर करने के लिए आप जो खर्चा करते हो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो नए वर्कर को हायर करने पे क्या खर्चा होगा सर, आपने इंटरव्यू करने पड़ेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करने में भी टेस्ट लगेगा, आपने वर्कर को हायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, आपने टेलीविजन वगैरह में या पेपर वगैरह में खर्चा आपको देना पड़ेगा, आपको जगह जगह होर्डिंग्स वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, तो उसमें खर्चा होगा।
फिर जो वर्कर आएंगे उनका आप टेस्ट भी लोगे, रिटन टेस्ट लोगे। जो रिटन टेस्ट पास करेंगे उनको फिर आगे कह सकते हैं कि मतलब इंटरव्यू के लिए मतलब बुलाया जाएगा। जो रिटन टेस्ट में फेल हो गए, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, उसको फिर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारा खर्चा आपका हो जाता है। फिर जो नया बंदा आएगा, नए बंदे को आपको हायर करने के बाद उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है। मतलब 10-15 दिन उसको काम आपने सिखाना पड़ता है कि देखो हमारे यहाँ पर काम करने का तरीका ऐसा होता है। तो ट्रेनिंग में भी आपका खर्चा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में बेसिकली होता क्या है कि वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता कई बार। और अगर वर्कर ऐसा है कि उसको कि मतलब बेसिकली मतलब मैनुअली काम करना है, मतलब लेबर आया उसको मटेरियल कैसे काटना है वो उसको सिखाना है, तो कई बार वर्कर को सस्ते मटेरियल के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है। मतलब जो मटेरियल आप एक्चुअल में यूज कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस ना करा के लो क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया जाता है, उस पर क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर जब वो पक्का हो जाता है तो उसे मेन काम में भेजते हैं। तो ट्रेनिंग देने में भी समय क्या नाम है सर उसको लगता है इन्वॉल्व होगा। एक बंदा आप क्या नाम है रखते हैं कंपनी में जो कि बाकी लोगों को ट्रेन करेगा, तो उसकी सैलरी वैलरी जाती होगी। फिर वो ट्रेनिंग फैक्ट्री के अंदर ही हो रही है तो उसका रेंट भी जाता होगा, बिजली बाजी लगता होगा। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव। क्योंकि बंदा नया है अभी, पुराना बंदा तो स्किल्ड था जो चला गया, नया बंदा जो आया है वो भी अनस्किल्ड है, उसका एफिशिएंसी लेवल उतना नहीं है। तो हो सकता है कि वो आपको डिफेक्टिव आउटपुट बना के दे रहा है। डिफेक्टिव आउटपुट का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट बना के दिया वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ कमी है। तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए खर्चा करना पड़ता है आपको, जिसे कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी खर्चा होगा। लॉस ऑफ क्वालिटी आउटपुट, स्किल्ड वर्कर जो आउटपुट बना के देता था वो हाई क्वालिटी का बना के देता था, जिसको मार्केट में आप कह सकते थे कि हायर रेट पे उसको बेचते थे। नया बंदा आ रहा है वो आउटपुट बना के दे रहा है पर वो एक ठीक ठाक क्वालिटी बना के दे रहा है, वो फिर भी कुछ कमी हो जा रही है कि मतलब वो उस लेवल ऑफ क्वांटिटी को मीट नहीं करता। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आते हैं। बताओ क्लियर है यानी? हाँ सर क्लियर। हाँ सर क्लियर। ठीक है बेटे, तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको इतना ही करवाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चलना है अभी। और अगली क्लास में फिर इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा, जिसमें हम करेंगे मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, कि वेज पेमेंट के तरीके कौन कौन से। बाकी मैंने मटेरियल का एक असाइनमेंट दिया है, मुझे बस विशाल ने सबमिट कराया है और सूजन ने कराया है। बाकी लोग भी टाइम निकालो करो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे मोटे एमसीक्यू क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक एरर है जो कि कह सकते हैं कि मतलब विशाल ने आपको उसने बता दिया है। उसमें प्राइस ऑफ मटेरियल जो है वो 5 रुपये पर क्या नाम है यूनिट है ना, वो मैं उसमें लिखना भूल गया हूँ। तो जिसने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया वो कर लेना, प्राइस ऑफ मटेरियल 5 रुपये लेना। सर आपने कल 3 रुपए बोला था। हाँ सॉरी 3 रुपये, 5 रुपये नहीं है, 3 है बेटा, 3 रुपये पर यूनिट उसमें प्राइस है। तो वो 3 रुपये का प्राइस लेके आपने उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है। और सर वो एमसीक्यूज डिस्कस कब होगा सर? हाँ आपने कल बोला। एमसीक्यूज का मैं उसका ये करता हूँ कि आज शाम तक ही आपको मतलब सॉल्यूशन दे देता हूँ उसके विद क्या नाम है रीजन, कि जिस पहले का ऑप्शन जिसका आंसर सपोज मान लो कि अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई रीजन होगा वो शाम तक मैं आपको देता हूँ सॉल्यूशन उसका, ठीक है। सर ब्रांच की डाउट क्लास तो होगी। उसका भी बेटा मैं आपको उसकी भी मतलब जो सॉल्यूशन शीट है वो आपको मैं शाम तक देता हूँ, क्योंकि डाउट क्लास दूंगा तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने वो क्वेश्चन जो मेरी बुक में थे उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, तो आप अपने सॉल्यूशन को मेरे वाले जो सॉल्यूशन है उससे मैच करना। फिर उसमें किसी अगर एडजस्टमेंट में डाउट है कि सर ये ट्रीटमेंट क्यों हुआ है तो वो फिर आप मुझसे पूछ लें। तो सर आप उसमें मटेरियल की मेरी ले लेंगे? हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन थे। कर लेंगे। मटेरियल के तो मैं ऐसा करूँगा, चलो डाउट वाली क्लास ले लूँगा, उसमें सीधे जो डाउट आ रहा है वो आपका पूछ लूँगा। ब्रांच के क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है उसका सीधे मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह दूँगा, ठीक है सर, ओके ठीक सर। है। तो कोशिश करूँगा कि आज शाम तक ही आपको दे दूँगा। ओके सर। ओके बच्चों, चलिए।